अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर फाइन। आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करते हैं चैप्टर 11 के, और जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के वो भी इसमें कंप्लीट करते हैं। तो हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग अ हॉट समर डे अ मेटल ब्रिज माइट एक्सपैंड स्लाइटली। दिस एक्सपेंशन इज कॉज्ड बाय, ए ऑप्शन दिया हुआ है आपको, द ब्रिज रस्टिंग एंड वीकनिंग। बी ऑप्शन है कि द मेटल एटम्स इन द ब्रिज वाइब्रेट मोर इंटेंसली। सी ऑप्शन है द वेट ऑफ द कार्स ड्राइविंग ओवर द ब्रिज। और डी पार्ट में बताया हुआ है अ डिक्रीज इन द एयर प्रेशर अराउंड द ब्रिज। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि हॉट समर डे में क्या है, टेम्परेचर जब ज़्यादा हुआ, ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से वो कह रहे हैं कि मेटल ब्रिज में हमें एक्सपेंशन दिखाई देती है, कि वो उसमें एक्सपैंड होता है वो। तो ये एक्सपेंशन किस वजह से होती है? ब्रिज की रस्टिंग या वीकनिंग हो रही होती है। तो क्या उसका जो रस्ट है या जो उसका वीक होना है वो सिर्फ हॉट समर डे पे ही होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होने से तो रस्ट का ताल्लुक नहीं है। बी पार्ट में क्या है कि जो मेटल एटम्स हैं ब्रिज के, उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा इंटेंस होना शुरू हो जाती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एक्सपेंशन में हमने क्या पढ़ा है, थर्मल एक्सपेंशन जो होती है वो टेम्परेचर से वाइब्रेशन जो है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, वो इंटेंस होती है। उनको एक्सपैंड होने के लिए गैप्स चाहिए होते हैं। जिस तरह से हमने वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन साइड बॉक्स वाला पढ़ा था, वो क्रैक हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे जब एक्सपेंशन होती है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते हैं, उनको स्पेस नहीं मिलती एक्सपैंड होने की। तो ये जो एक्सपेंशन है वो इस वजह से, वाइब्रेशन की वजह से है। सी पार्ट क्या है, द वेट ऑफ द कार्स ड्राइविंग ओवर द ब्रिज। तो कार्स जो हैं उनकी ड्राइविंग ओवर द ब्रिज वो तो हर सीज़न में ही रहती है ना, सिर्फ समर में तो नहीं रहती। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली हॉट समर डे में एक्सपेंशन पूछी हुई है, तो ये भी नहीं हम कर सकते। डी पार्ट क्या है, अ डिक्रीज इन द एयर प्रेशर अराउंड द ब्रिज। कि जो एयर प्रेशर है अराउंड द ब्रिज वो डिक्रीज होता है एयर प्रेशर, और उसकी वजह से एक्सपेंशन होती है। तो ये भी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फॉग फॉर्म्स ऑन अ कोल्ड विंडो पैन इन द मॉर्निंग, विच चेंज ऑफ द स्टेट इज अकरिंग। फॉग फॉर्मेशन है, ड्यू ड्रॉप फॉर्मेशन है, ये सब किस में आ जाता है, कंडेंसेशन में आ जाता है, ठीक है। मेल्टिंग में नहीं आता, बॉइलिंग में नहीं आता, डेपोजिशन में नहीं आता, कंडेंसेशन में आ जाता है। फॉग की फॉर्मेशन हो जाए या ड्यू ड्रॉप फॉर्मेशन, तो वो कंडेंसेशन आ जाएगा। थर्ड की स्टेटमेंट है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ गैस टू अ सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। इसमें कह रहे हैं कि गैस जो है वो लिक्विड में जाने के बजाय डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को डेपोजिशन बोला जाता है। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है। फ्रीजिंग में क्या होता है, जो आपके पास लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज होता है। और सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली गैस में जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होती है। नेक्स्ट फोर्थ की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बताना है। डिग्री सी में 100 होता है, ये 212 है, गलत लिखा हुआ है। 100 केल्विन नहीं हो सकता, ठीक है। और डिग्री सी में हमारे पास 100 होता है, ये भी गलत लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फ़ारेनहाइट में हमारे पास जो है वो 212 फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट फिफ्थ में पूछा हुआ है, जाउल पर केजी पर केल्विन किस चीज़ का यूनिट है? तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है, हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट एनर्जी का। सिर्फ अगर सिर्फ हीट एनर्जी हो तो हीट एनर्जी हम सिर्फ उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका यूनिट जो होता है वो जाउल होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसमें नहीं आ सकता। हीट कैपेसिटी अगर हो तो जाउल पर केल्विन होता है, उसमें केजी नहीं आना था। केजी का क्या मतलब है, एक मैस की बात हो रही है, 1 kg मैस की बात हो रही है, जो कि स्पेसिफिक है। तो ये जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यहाँ पे हमें यूनिट जो है वो बताया हुआ है, तो हम इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन ए कंसिडर करेंगे। सिक्स की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम, सरफेस से होती है एवेपोरेशन, बॉटम, सेंटर, एनी लोकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एवेपोरेशन जो है वो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वो जब चेंज हो रहे होते हैं लिक्विड से गैसियस फेज में, तो हम इसको बोल रहे होते हैं ये इवेपोरेट हो रहे हैं। नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अंडर द सरफेस हैं वो तो इवेपोरेट नहीं हो रहे होते, वो तो सारे वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। उनका जो फेज़ है वो चेंज नहीं हो रहा होता, सिर्फ जो सरफेस पे प्रेजेंट है वो चेंज हो रहे होते हैं लिक्विड से गैसियस फेज में। तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। रिलेशनशिप बताना है लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड्स में। तो वो क्या होता है कि बीटा जो है हमारे पास 3 अल्फ़ा के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगी, 3 अल्फ़ा। ये इससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था, 3 अल्फ़ा, ठीक है। ये बहुत ही गलत लिखा जा रहा है मुझसे, फ़िलहाल इसमें कोई इशू है।
सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 8th की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हीट एडेड टू अ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। बी में क्या है, डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। सी पार्ट में क्या है, इंक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। और डी में क्या है, डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अच्छा, अब इसमें ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्होंने आपको जो साथ में मेल्टिंग पॉइंट का जो वर्ड है ना वो साथ में लिख दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हिंट यहाँ पे दी हुई है। अगर सिर्फ लिखा हो ना हीट एडेड टू अ सब्सटेंस, तो इसमें फिर हम दो दो पॉइंट्स पे कंसिडर कर सकते थे, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जानी थी। अब जब मेल्टिंग पॉइंट दे दिया ना तो इसमें कन्फ्यूजन की जो है वो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बात ही नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट पे क्या है, हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट पे जो हम ग्राफ अभी आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे ग्राफ जो है ना वो वहाँ पे उसकी स्लोप राइज नहीं कर रही होती, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, वो सेम रहता है। लेकिन हम उसको हीट तो कर रहे होते हैं कॉन्टीन्यूसली, तो वो हीट कहाँ पे जा रही होती है, वो अट्रैक्शन को कम करवा रही होती है, डिक्रीज करवा रही होती है अट्रैक्शन को। अगर वो काइनेटिक एनर्जी पे इन्फ्लुएंस कर रही होती ना तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाना था हीट की वजह से, क्योंकि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसका जो रिलेशन है वो टेम्परेचर से डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर तो ये हम वो हमारे पास ग्राफ में ये जो स्लोप इस तरह से इसकी बिल्कुल फ्लैट लाइन आ रही होती है, वो इसी चीज़ को दिखा रही होती है कि इसकी टेम्परेचर में या इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा। तो वहाँ पे जो हम हीट दे रहे हैं वो किस में यूज़ हो रही है, वो अट्रैक्शन को डिक्रीज़ करने में यूज़ हो रही है। तो इसका जो डी पार्ट है ये करेक्ट आंसर आ जाता है। इसके बाद 9th की स्टेटमेंट क्या है कि 336 जाउल पर ग्राम है हमारे पास, जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है एक मटेरियल की, ठीक है। और इसमें हमें कितनी हीट रिक्वायर होगी कि अगर हमारे पास मटेरियल जो है वो उसकी अमाउंट 10 ग्राम हो। ये जो हमें बताई हुई है जाउल पर ग्राम का क्या मतलब है कि 1 ग्राम के लिए इतने जाउल्स आपको हीट जो है वो इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मटेरियल है, इसको मेल्ट जब करवाना होता है 1 ग्राम होता है, तो आप उसको 336 जाउल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो मेल्ट होता है। तो अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि 10 ग्राम अगर आपने मेल्ट करना है तो कितनी हीट रिक्वायर होगी, तो 336 को सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आंसर आपके पास जो है ये बी वाला आ जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 10th की स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन। कि हमारे पास जो एवापोरेशन है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड से गैशियस फेज में चेंज हो रहे हैं, कौन सा फैक्टर है जो इसके रेट को इंक्रीज करवाता है। डिक्रीज इन द टेम्परेचर, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन द विंड स्पीड, डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है कि विंड की स्पीड, हवा जितनी ज़्यादा तेज़ी से मूव अगर वो करेगी तो मॉलिक्यूल्स को वो सरफेस पे लेके आएगी, जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका जो ये चांस है कि वो लिक्विड से गैसियस फेज में एंटर हो जाए वो इंक्रीज हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद है 11th में पूछा हुआ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर अ सॉलिड इफ इट्स बीटा इज़ 9 एक्सपोनेंट -7 पर कैल्विन। तो इसमें हमारे पास क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड हमें करनी है एक सॉलिड के लिए जिसकी बीटा की ये वैल्यू है। तो हमारे पास क्या होता है, बीटा जो है वो 3 अल्फ़ा के बराबर होता है। तो अल्फ़ा की अगर वैल्यू निकालनी है तो बीटा डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। 12th की स्टेटमेंट है, द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज। वेपर्स किस में बनते हैं, मेल्ट जब होता है कोई भी सॉलिड उसमें, फ्रीज होता है तब, एवापोरेशन में, कंडेंसेशन में। तो एवापोरेशन में वेपर्स की फॉर्मेशन होती है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एवापोरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। 13 जो है इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा देती हूँ। 14 की स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। लेटेंट हीट रेफर्स टू द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट बट विद नो चेंज इन द टेम्परेचर। व्हाट डज लेटेंट मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इसमें कह रहे हैं कि लेटेंट हीट का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस है तो उसकी जब चेंज ऑफ स्टेट उसमें आ रहा है, ठीक है, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है या लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, तो उस दौरान उसमें जितनी भी एब्जॉर्ब एनर्जी हुई है या उसमें से एनर्जी रिलीज़ हुई है वो, लेकिन क्या होता है, एनर्जी अब्जॉर्ब भी हुई है या रिलीज़ भी हुई है लेकिन उस सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। एनर्जी तो उसने अब्जॉर्ब की है या एनर्जी उसने रिलीज़ की है, लेकिन वो एनर्जी के एब्जॉर्ब या रिलीज़ होने से टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। तो लेटेंट का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा,
कि कांस्टेंट, विजिबल, हिडन, ट्रांसपेरेंट। तो इसमें हिडन होगा, यानी कि वो एक चीज़ नज़र ही नहीं आ रही ना, उसमें हीट ऐड भी हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, तो उसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ हो रहा, उसमें से हीट रिलीज़ हो रही है तो उसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा। तो क्या मतलब है, वो हिडन है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही, उसका हमें फील ही नहीं हो रहा, उसकी वजह से कोई चेंज हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो 13 रह गया है उसका सोल्यूशन ये आगे देख लेते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, सम और जो डिफरेंस है, एक बार सम ऊपर आपने लिख लिया, ठीक है, किस किस चीज़ का, कॉफिशेंट ऑफ रियल, जो कॉफिशेंट है रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का, और नीचे आपने क्या लिख लेना है, डिफरेंस यहाँ पे लिख लेना है। डिफरेंस का क्या मतलब है, दोनों को माइनस की फॉर्म में लिख लेना है, किस किस को, जो रियल कॉफिशेंट है और जो एपरेंट कॉफिशेंट है उन दोनों को लिख लेना है। वो किसके बराबर आ जाएंगे, उनकी रेशो 2:1 आ जाती है, यानी कि 2 आप ऊपर लिखें और नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो 1 लिख लें, इसके बराबर है। इनको आप आपस में हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो एंड पे हमारे पास एक रेशो निकलेगी, तो वो हमने बतानी है। उसका सोल्यूशन ये देख लें, कोफिशेंट हम सपोज कर लेते हैं रियल एक्सपेंशन का गामा आर से रिप्रेजेंट करें और एपरेंट को अल्फा या ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर वो जो जैसे भी मैंने बताया, ऊपर हमने सम लिखा, नीचे इसका डिफरेंस जो यानी कि जिसको हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, बेसिकली माइनस करके लिखेंगे, किसके बराबर है, रेशो 2:1 है। आगे हमने क्या किया है कि 2 के नीचे 1 है तो उसको बेशक इग्नोर कर दें, लिख भी लें, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा वैल्यू वही दोबारा आनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करवाया तो हमारे पास क्या होगा, 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 वाई, जो हमारे पास वाई नहीं है, हमने गैमा से इसको रिप्रेजेंट किया है, आर माइनस गैमा ए। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 गैमा आर माइनस 2 गैमा ए। फिर हमने क्या किया है, एक जैसी टर्म्स को एक साथ लिया है, उनको सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, माइनस गैमा आर आ जाएगा जो रियल के लिए है, और +3 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने इनको सॉल्व कर लिया है, तो हमने रेशो निकालनी थी, तो इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, गैमा आर डिवाइडेड बाय गैमा ए हो जाएगा, तो इधर सिर्फ 3 आ जाएगा। तो 3 जैसे हम स्टार्ट में 1 था उसको इग्नोर कर दिया था, तो 1 को आप शामिल ही कर लें, उसका उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एंड पे हम फिर 3:1 आंसर बता देंगे। तो ये हमारे MCQs कंप्लीट हो गए हैं। साथ में एक्सरसाइज में जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं टोटल वो 2 दिए हुए हैं, और उन दोनों में ग्राफ्स इन्वॉल्व हैं। अब इनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, लुक एट दीज ग्राफ्स फॉर हीटिंग द आइस। एनर्जी टाइम ग्राफ शोज दैट एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू आइस एट कांस्टेंट रेट टू चेंज इट इनटू लिक्विड एंड फाइनली इनटू स्टीम, व्हाइल द टेम्परेचर टाइम टी ग्राफ शोज दैट चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस एंड वाटर ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस। There are two horizontal parts of the graph where temperature is not changing but energy is being supplied to substance at constant rate. Explain why does the temperature not change at these two stages. Explain why temperature and energy trends are not same for the same time interval. दो ग्राफ दिखा दिए हैं, ये जो है टेम्परेचर टाइम ग्राफ है, ये एनर्जी टाइम ग्राफ है। इसमें आपको एक ही स्लोप दिखाई हुई है, राइजिंग स्लोप है, और इसमें क्या है, हमें दो इंटरवल्स दिखाए हुए हैं इस तरह के, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों ग्राफ को देखें। एक एनर्जी टाइम ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है, ये वाला, कि एनर्जी कॉन्टीन्यूसली सप्लाई की जा रही है और लिक्विड फिर स्टीम में चेंज हो रहा है। लेकिन जो टेम्परेचर टाइम ग्राफ है वो हमें टेम्परेचर ऑफ आइस और वाटर का चेंज दिखा रहा है डिफरेंट स्टेजेस में। इसमें दो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स हैं, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। इसमें क्या है कि टेम्परेचर लेकिन चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे ये सेम ही है, इस पूरे जो ये वाला जो पार्ट है जो उसका फ्लैट कर्व है इसमें, ठीक है। और हमने यहाँ पे रीज़न ये बताना है कि टेम्परेचर यहाँ पे इन दोनों स्टेजेस में चेंज क्यों नहीं होता, ठीक है। और एक्सप्लेन हमने करना है कि जो एनर्जी का ट्रेंड है, जो इसकी स्लोप है वो डिफरेंट है, इसकी स्लोप डिफरेंट है, इनका रीज़न हमने बताना है। तो इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये पार्ट क्या था कि जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता हॉरिजॉन्टल पार्ट्स ऑफ द ग्राफ में, तो हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ पे जा रही है, हम तो एनर्जी कॉन्स्टेंट रेट पे जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं, और इन दोनों जो स्टेजेस हैं उन पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो उसका आंसर क्या है कि ये जो दोनों हॉरिजॉन्टल पार्ट्स हैं टेम्परेचर टाइम ग्राफ के, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी सप्लाई हो रही होती है वो इंटरमोलेकुलर बॉन्ड्स को, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को तोड़ रही होती है। मकसद क्या है, फेज चेंज हो रहा होता है ना। मेल्टिंग में क्या है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड में इंटरमोलेकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड में वीक है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज वहाँ पे ब्रेक हो रही होती हैं, रादर देन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। अगर टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज होगा, चेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करवा रहा, बल्कि वो इंटरमोलेकुलर बॉन्ड, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ब्रेक करवा रहा होता है। जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो मेल्टिंग पॉइंट को शो करवा रहा है, ठीक है। ये वो मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे आइस जो है वो वाटर में मेल्ट हो रही होती है, और यहाँ पे जो
जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल रहे होते हैं। और ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये उन फोर्सेस को तोड़ने के काम आ रही है जिन्होंने आइस के पार्टिकल्स को जोड़ के रखा हुआ है, फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, अब उनको तोड़ेगी तब आइस के जो पार्टिकल्स है जो सॉलिड फॉर्म में थे पहले वो कॉम्पैक्टली पैक थे, अब वो थोड़े से फ्रीली मूव करेंगे, उनमें थोड़ी सी स्पेसिस ज़्यादा आ जाएंगी। तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा उस वक्त तक जब तक सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो ग्राफ का ये वाला पार्ट है ना, ठीक है, जो फ्लैट ये वाली लाइन हमें दिखाई हुई है इसका, और नीचे हमें यहाँ पे टाइम बताया हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे टाइम का ये मतलब है कि इस इतना टाइम लेती है कंप्लीट आइस को मेल्ट होने में, इतना टाइम लगता है। ठीक है, और इस दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, जितनी भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आइस की टोटल अमाउंट को लिक्विड में चेंज करने में जो है वो यूज़ हो रही होती है हीट। और जो सेकंड हॉरिजॉन्टल पार्ट हमें ऊपर वाला दिखाया हुआ है ये इसकी बात कर रहे हैं ये। ठीक है, ये हमें बॉइलिंग पॉइंट जो है ये शो करवा रहा है, यहाँ पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो हीट यूज़ हो रही होती है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, और इसको यूज़ करते हुए इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो लिक्विड की हैं उनको तोड़ने में काम आ रही होती है ये हीट, और वो लिक्विड को गैस में चेंज करवाती है। और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट उस वक्त तक रहता है, उतने टाइम तक रहता है जब तक कि सारा का सारा वाटर जो है वो स्टीम में चेंज नहीं हो जाता। तो ये जो यहाँ से हम नीचे से टाइम देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, इसका क्या मतलब होगा, ये वो टाइम है जो कि लिक्विड वाटर को स्टीम में चेंज होने के लिए लगा है। तो ये रीज़न है कि यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज नहीं होता, क्योंकि सारी की सारी हीट, सारी की सारी एनर्जी फेस चेंज में यूज़ हो रही होती है। बी पार्ट क्या है, एक्सप्लेन की जो टेम्परेचर और एनर्जी के ट्रेंड है, दोनों की स्लोप है, दोनों का ग्राफ है, वो सेम टाइम इंटरवल पे सेम क्यों नहीं है। तो बी का ये सोल्यूशन है कि जो एनर्जी टाइम ग्राफ है वो हमें स्टेडी लीनियर इंक्रीज शो करा रहा है और इंडिकेट क्या करवा रहा है कि एनर्जी तो सप्लाई हो रही है कांस्टेंट रेट पे थ्रू आउट द प्रोसेस। लेकिन टेम्परेचर टाइम ग्राफ में सेक्शंस दिखाए हुए हैं हमें, और दो सेक्शन दिखाए हुए हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। डिफरेंस किस वजह से है कि टेम्परेचर इंक्रीज के दौरान जो एनर्जी है ना वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स को इंक्रीज करवा रही होती है और टेम्परेचर वहाँ पे रेज हो रहा होता है। लेकिन फेस चेंजेस में क्या होता है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाले केसेस हैं जहाँ पे वो फ्लैट लाइंस हमें दिखाई देती हैं, वहाँ पे सप्लाई की जाने वाली सारी की सारी एनर्जी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को तोड़ने में काम आ रही होती हैं, उस जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट को चेंज कर रही होती हैं, उसके टेम्परेचर या उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज वो नहीं कर रही होती। तो ये रीज़न है। नेक्स्ट वही जो ग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है, जस्ट उसको थोड़ा सा मैंने लेबल कर लिया कि पहले यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, पहले आइस यहाँ पे आपके पास 0 डिग्री सी पे है, आपने हीट प्रोवाइड करना शुरू की, आइस मेल्ट होना शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पे आते हुए 0 डिग्री सी पे जब वो पहुँची तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो स्टार्ट हुआ, यानी कि इससे नीचे अभी आइस वार्म हो रही है, हीट अप हो रही है, अभी मेल्ट नहीं होना शुरू हुई। मेल्टिंग पॉइंट उसका आइस का 0 डिग्री सी है, वाटर का कह लें। 0 डिग्री सी है, यहाँ पे वो मेल्ट होना शुरू हुई, फिर यहाँ तक उसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल फ्लैट लाइन जो आपको दिखाई हुई थी। तो ये सारा टाइम लगेगा इसकी मेल्टिंग होने में। ठीक है, मेल्ट यहाँ तक वो होती रहेगी, इसके बाद फिर मेल्ट होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सारा इसका जो फ्लैट कर्व है। ठीक है, इसके बाद आपने मज़ीद जब उसको हीट प्रोवाइड की, यहाँ तक वो सारी मेल्ट हो चुकी थी। ठीक है, सारी की सारी लिक्विड में चेंज हो गई थी। फिर आपने वाटर उसको हीट देते गए वो मज़ीद उसकी वार्मिंग होती रही, वाटर वार्म होता रहा। फिर एक टाइम पे जाके 100 डिग्री सी पे जब पहुंचा तो वहाँ पे वो सारा का सारा बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयल होगा 100 डिग्री सी पे। यहाँ पे ये जो इतना टाइम है सारा ये इसमें लग रहा है कि यहाँ पे सारा का सारा लिक्विड जो है वो स्टीम में चेंज हो जाए। तो इतना टाइम 30 से 40 अगर हम इसको कंसिडर कर लें सेकेंड्स हैं या मिनट्स हैं, तो इसमें जितना टाइम लगेगा तो यहाँ पे सारा लिक्विड स्टीम में चेंज हो रहा होगा। इसके बाद फिर स्टीम की वार्मिंग होगी। तो ये इसकी लेबलिंग है। नेक्स्ट सेकंड की तरफ आ जाते हैं। सेकंड में क्या बोला हुआ है, अ हीटर सप्लाइज एनर्जी एट अ कांस्टेंट रेट टू 100 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, द वेरिएशन विद टाइम ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज शोन इन द फिगर, द सब्सटेंस इज परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, द पावर ऑफ द हीटर इज 250 वाट। फिगर हमें दी हुई है, उसमें से आंसर बताना है मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और कम्प्लीटली मेल्ट होने में कितना टाइम लगाता है, और कम्प्लीटली वेपोराइज होने में कितना टाइम लगाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ कितना आता है। एक्स पार्ट ऑफ द ग्राफ में हमें टाइम जो बताया हुआ है, एक्स पार्ट ऑफ द ग्राफ से हमने बताना है कि टेम्परेचर में कितना इंक्रीज़ आ रहा है, और एंड पे कैलकुलेट करनी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो आपकी बुक में ये फिगर दी हुई है, ग्राफ दिया हुआ है, तो एक तो ये थोड़ा सा टाइम इस पर क्लियर नहीं है। ठीक है, इसको बोल्ड कर लें आप खुद से।
और सेकेंडली यहाँ पे जो रीडिंग्स है ना वो थोड़ी सी एम्बिगुअस हैं, ये बिल्कुल 5 पे नहीं लाइक आ रहा होता। लाइन मैंने इसीलिए ड्रॉ की है दिखाने के लिए कि 5 से काफ़ी ये आगे आ रहा है, और इधर 20 से भी थोड़ा सा ये आगे आ रहा होता है। अभी जब इसका जो हम पार्ट इसमें सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि मैंने ये एक्सप्लेन यहाँ पे क्यों किया है। अच्छा, ए पार्ट क्या था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताने हैं। मेल्टिंग पॉइंट हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट कब रह रहा है, यानी कि जो हमें फर्स्ट हॉरिजॉन्टल सेगमेंट दिखाई देता है, ये इसकी बात हो रही है, ये वाला जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है ये मेल्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है, तो ये -50 हमें दिखाया हुआ है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट जो सेकंड फ्लैट सेक्शन आपको ये वाला दिखाया हुआ है, ये इधर से 30 पे जो है वो मैच कर रहा है, तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो गए। बी पार्ट में पूछा हुआ है कि कम्प्लीटली मेल्ट होने में कितना टाइम लग रहा है और वेपोराइज होने में कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम टू मेल्ट में क्या है, जो फ्लैट रीजन -50 पे दिखाया हुआ वो हमें मेल्टिंग फेस को शो करवा रहा है। इसमें कितना टाइम लग रहा है, जो ड्यूरेशन होगी उस फ्लैट रीजन की, एक्स एक्सेस से अगर हम देखें तो वो टाइम हमें जो है वो 2 मिनट्स दिखाई दे रहे होते हैं। 1 और 3 मिनट के दरमियान ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। ये 1 यहाँ पे लाइक आ रहा होगा, 0 से ही आगे है, ये जो फ्लैट कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये तकरीबन 1 है, और ये जहाँ पे एंड हो रहा है वो तकरीबन 3 बन रहा है, ठीक हो क्या। तो टोटल टाइम इसमें 2 मिनट्स लग रहे होते हैं। और वेपोराइज होने में क्या है, अगेन जो हमारे पास फ्लैट रीजन है उसका स्टार्ट पॉइंट देखें, उसका एंड पॉइंट देखें, दोनों को माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे समझ आएगी आपको ये मैंने लाइन क्यों लगाई है। ये जो अगला फ्लैट कर्व है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है लाइन यहाँ से नीचे आपने बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है, वो बिल्कुल 5 को नहीं मैच करी, वो 5 से आगे है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 7 मैंने लिया है, ठीक हो गया। और यहाँ से जो है जहाँ पे वो एंड हो रहा है वो पॉइंट जो है अप्रोक्सीमेटली 21 वो रीडिंग बन रही होती है, तो हम दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 14। तो इसका क्या मतलब है, मेल्ट होने में 2 मिनट्स लगे और उसको वेपोराइज होने में 14 मिनट्स जो है वो लगते हैं। अब हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया कि जो टाइम हमें नीचे एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है वो मिनट्स में दिया हुआ है, सेकेंड्स नहीं है, अच्छा, इसलिए हमने मिनट्स यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। सी पार्ट क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कितना आता है, तो जो लिक्विड फेज होता है वो पार्ट है जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है बिटवीन टू फ्लैट रीजन्स। टेम्परेचर स्टार्ट कहाँ से हुआ, -50 से मेल्टिंग उसकी स्टार्ट हुई, और फिर वो इंक्रीज होता गया जब तक कि वो बॉइलिंग तक नहीं पहुँच गया। तो दोनों का हमने इसका सम निकाल लिया, बेसिकली माइनस माइनस प्लस होता है, तो 30 + 50 करेंगे 80 आ जाएगा, तो टेम्परेचर 80 डिग्री का फ़र्क पड़ा है। -50 से स्टार्ट हुआ था और 30 + 30 पे जाके वो एंड हुआ, तो ओवरऑल 80 आ जाएगा। डी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैलकुलेट करनी है। इसमें मास ऑलरेडी गिवन है, पावर गिवन है, टाइम वेपोराइज होने में 14 मिनट लगा था, इसको यहाँ पे सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टेप 1 क्या है, हमें हीट निकालनी है, वो पावर के फार्मूला से निकालेंगे। पावर क्या होता है, रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफर्ड और यूज, Q/T। Q यहाँ पे हीट है, ठीक है, और T जो है वो टाइम सेकेंड्स में है, और हमारे पास P जो है वो पावर होती है वॉट्स में। इसको रीअरेंज करके P/T पावर गिवन है, टाइम अभी निकाला सेकंड्स में, वो हमने यहाँ पे पुट किए, आंसर आ गया। फार्मूला क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकालने का, मैस को हमने LV से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक होता है। तो हमने यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चूँकि LV निकालना है तो हम फार्मूला को अरेंज करेंगे, Q/M हो जाएगा। Q अभी हीट यहाँ ऊपर निकाली है, M क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ किसी बात में कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।